हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसा कि नर्वस सिस्टम का मेरा टॉपिक चल रहा है अभी। नर्वस सिस्टम में ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो भी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चंस आते हैं आपको भी अपने कंटिन्यूटी में अपना रखना है, ठीक है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी में अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो भी है अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अच्छी रैंक लेकर आना चाहते हैं नॉर्सेट में, नेक्स्ट नॉर्सेट जो भी नॉर्सेट 2025 है या फिर नॉर्सेट 8 में अगर अच्छी रैंक लेना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखनी है। जो भी अभी क्वेश्चन में डाउट आता है, जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चन में डाउट आता है, जिस जिस कंडीशन में भी आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, तो स्टार्ट करते हैं। द नर्स क्वेश्चन है, द नर्स इज अवेयर दैट अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट। कौन सा वो अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया क्या होता है इन केस ऑफ द अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट में सबसे पहले पेशेंट को क्या होता है, जब भी हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया होने से पहले क्या होता है, पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो जाता है। रेस्टलेसनेस हो जाता है तो हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। साइनोसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज है, ऑल्टर्ड रेस्पिरेशन होगा, या फिर हाइपरटेंशन होगा पेशेंट को, या फिर रेस्टलेसनेस। देखो बोल रखा है अर्ली इंडिकेटर क्या होता है। अर्ली इंडिकेटर में सबसे पहले पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगा, तभी ऐसा लगेगा पेशेंट को एकदम जल्दी जल्दी पेशेंट जल्दी जल्दी टेक डीप जल्दी जल्दी ब्रीथ लेगा, वो भी कंप्लीट ब्रेथ नहीं लेगा, एकदम हाफना जैसे जैसे हाफते हैं ना ऐसे पेशेंट वैसे होगा। तो अनकॉन्शियस पेशेंट होते, अनकॉन्शियसनेस आते आते पेशेंट को हाफना जैसे थोड़ा लगता है कि पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, तो वाली कंडीशन होगी। हाइपरटेंशन तो बाद में एक सिम्टम, हाइपरटेंशन एक बाद में एक साइन हो जाता है। सिम्टम जो हमने देखने से अपीयर होता है, साइन वो होते हैं जो हम किसी भी मशीन से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं। जैसे हमारा साइन में हमारा हो गया, जैसे अगर हम बीपी चेक कर रहे हैं, बीपी में हमने देखा कि हाइपरटेंसिव भी हो रहा है, तो वो बाद की बात है। अभी सिम्टम्स में जो हमारा फर्स्ट पेशेंट पे जो अपीयर हो रहा है हमें सामने से, जो हमें अर्ली इंडिकेटर्स हो सकते हैं। तो अगर पेशेंट को हाइपोक्सिक कंडीशन है तो पेशेंट को रेस्टलेसनेस होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कफ लेना ऐसे लग रहा है, कफ होगा पेशेंट को, तो फिर ये वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, है ना। तो इस वाली कंडीशन में ऑप्शन होगा हमारा रेस्टलेसनेस। अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन द अनकॉन्शियस पेशेंट विल बी द रेस्टलेसनेस, ठीक है। सेरेब्रल हाइपोक्सिया जब भी पेशेंट को हो जाता है तो उस वाली कंडीशन में हमारा रेस्टलेसनेस होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाइल मॉनिटरिंग एन अनकॉन्शियस चाइल्ड एडमिटेड विद अ हिस्ट्री ऑफ फॉल, नर्स नोटिस दैट द चाइल्ड सडनली हैज अ फिक्स्ड एंड द डायलेटेड प्यूपिल। अगर पेशेंट को, अगर चाइल्ड है, चाइल्ड को फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल हो गई है, वो गिर गया था और गिरने से उसको क्या हो गया, फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल हो गई है। दिस इंडिकेट दैट द आई ट्रॉमा हुआ है, या फिर हमारा न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, या फिर हमारा इंक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज, या फिर हमारा इंडिकेशन ऑफ ब्रेन डेथ। देखो, आई ट्रॉमा तो हो नहीं सकता। आई ट्रॉमा का मतलब जब पेशेंट में आई से ब्लीडिंग होने लग जाए, ठीक है, आई रेडनेस हो जाए, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ आई ट्रॉमा, ठीक है। जब ब्लीडिंग वाली कंडीशन आ जाती है ना कि ब्लड लॉस हो रहा है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ ट्रॉमेटिक पेशेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हो सकती है, क्योंकि जब न्यूरोलॉजिकल में रिस्क और फॉल होगा तो फिर ब्रेन में कहीं इंजरी हुई है जिसकी वजह से डायलेटेड प्यूपिल हो गई है, और क्या हो गया है, पेशेंट को फिक्स्ड एंड द डायलेटेड प्यूपिल हो गई है, फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल हो गई है ना। इंक्रीज सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आई डायलेट तो होती है, लेकिन अगर इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब ये है प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होती है इन केस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इंक्रीज द पैरासिम्पैथेटिक कॉन्स्ट्रिक्ट के लिए नहीं बोला है, इसमें बोल रखा है डायलेटेड प्यूपिल के लिए बोल रखा है, ठीक है। अब बोल रखा है इंडिकेटर्स ऑफ ब्रेन डेथ, इंडिकेटर्स ऑफ ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ का मतलब पेशेंट कोमा में चल जाता है ना, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ ब्रेन डेथ, यानी कि उसमें सारे सिस्टम तो वर्क कर रहे हैं लेकिन अनकॉन्शियस हो गया है, तो इसमें ब्रेन डेथ तो हो नहीं सकता, तो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। व्हेन द केयरिंग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन केयरिंग फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स इंटरवेंशंस वुड बी हाईएस्ट प्रायोरिटी टू मेंटेन द पेशेंट इन द स्टेबल कंडीशन। अब बोल रखा है जब भी हम अनकॉन्शियस पेशेंट का हम केयरिंग करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशंस हाईएस्ट प्रायोरिटी टू मेंटेन द पेशेंट इन द स्टेबल कंडीशन। जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट में है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, देखो ऑप्शन देखते हैं, पहले मेंटेन करेंगे यूरिन आउटपुट, या फिर हम मेंटेन करेंगे पेशेंट एयरवे, या हम पुटिंग द एंजीट्यूब प्लेस करेंगे, या फिर मॉनिटरिंग द आईओ इनटेक आउटपुट करेंगे। सबसे पहले हम जब भी पेशेंट, कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट है, सबसे पहले उसका एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ABC ये देखना है हमें, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम रेस्पिरेशन देखेंगे कि पेशेंट को एयरवे कोई डिफिकल्टी ब्रीदिंग तो नहीं है, रेस्टलेसनेस या हाइपोक्सिक पेशेंट तो नहीं है, तो उसकी कंडीशन में हम अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें सबसे पहले एयरवे देखेंगे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, एयरवे चेक करेंगे, एयरवे को मेंटेन करेंगे, क्लियर द पेटेंट एयरवे, ये काम करेंगे सबसे पहले, ठीक है।
मेंटेन द एयरवे, सबसे पहले मेंटेन करेंगे एयरवे। इसमें नर्सिंग इंटरवेंशंस को प्रायोरिटी वही होता है, ABC। ABC हमेशा ध्यान में रखना है, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन इज द प्रिंसिपल। और जब भी हमें कोई भी अनकॉन्शियस पेशेंट होता है, सबसे पहले हमें यही चेक करना है, 3 चीज़ देखनी है, ABC, दैट विल बी द एयरवे, ब्रीदिंग एंड द सर्कुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पैटर्न इंडिकेट्स दैट द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज द ICP। जब भी ICP इंक्रीज होता है, तो ICP जब भी हमारा इंक्रीज होता है तो हमारा क्या होगा, स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन, एंड फिर उसके बाद रैपिड डीप एक्सपिरेशन, या फिर हमारा सिमेट्रिक चेस्ट एक्सर्शन, या फिर हमारा क्या होगा, नेजल फ्लेयरिंग एंड रेड आइज। देखो जब भी हमारा ICP इंक्रीज होता है, ICP इंक्रीज होता है तो हमें पता है कि कुशिंग ट्रायड कंडीशन देखने को मिलती है। कुशिंग ट्रायड कंडीशन में मैंने ये बताया था, इसमें हमारा क्या होता है, इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या वाइडेंड पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा, या इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ब्रेडिकार्डिया एंड ब्रेडिप्निया कंडीशन देखने को मिलेगी। ये 3 कंडीशन आप ध्यान में रखना। क्रुशिंग ट्रायड का मतलब 3 जो होते हैं मोस्ट क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिससे आप असेस कर पाओगे कि ICP हमारा इंक्रीज हो गया है। वो कौन कौन से, जैसे इंक्रीज द सिस्टोलिक प्रेशर और द वाइडेंड पल्स प्रेशर इंक्रीज होगा, नेक्स्ट हमारा ब्रेडिकार्डिया होगा, एंड थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा ब्रेडिप्निया कंडीशन होगी। ये 3 कंडीशन होगी। अब इसमें बोलेगा स्लो एंड द इरेगुलर रेस्पिरेशन, हमें पता है कि इसमें ब्रेडिप्निया कंडीशन यानी कि डिक्रीज द ब्रीदिंग पैटर्न, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन डिक्रीज द हमारा पल्स रेट हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और वाइडेंड पल्स प्रेशर का मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, आराम से एंड ईजिली आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, स्लो एंड द इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि सबसे पहले हमारा यही होता है, ब्रेडिप्निया कंडीशन देखने को मिलती है पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद द ऑल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस हैज एन इंक्रीज ICP ऑफ द 22 mm HD। ठीक है, अब बोल रहा है द नर्स शुड टेक विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन फर्स्ट। सबसे पहले हमें एक्शन क्या लेना है, अगर ICP इसका इंक्रीज हो रहा है तो हमें क्या करना है, प्रोवाइड द क्लाइंट विद अ वार्मिंग ब्लैंकेट। नेक्स्ट है गिव द हाई डोज ऑफ द बार्बिट्यूरेट, हमें पहले तो मेडिकेशन कोई देनी नहीं है जब तक कोई डॉक्टर ऑर्डर ना हो जाए। ठीक है, डायरेक्ट द क्लाइंट टू टेक द डीप ब्रेथ टू हाइपर वेंटिलेट एंड स्टॉप द फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमें क्या करना है, स्टॉप द फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। देख जब भी ऐसी कंडीशन होती है, ICP इंक्रीज हो रहा है, पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करा हमने, ICP देखा हमने, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है 22 mm HD है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है उसको, इसका मेरे को सबसे अच्छा आंसर लिया है, प्रोवाइड द वार्मिंग ब्लैंकेट देने का कोई मतलब नहीं है, उससे ICP ना तो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा हाई डोज बार्बिट्यूरेट। सबसे पहले हमें ऐसे कोई इंजेक्शन नहीं देने हैं जब तक कोई डॉक्टर्स ऑर्डर ना दे रहे। डॉक्टर्स ऑर्डर देने से पहले हमारी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए वो पूछ रखा है उन्होंने। डायरेक्ट क्लाइंट टू डीप ब्रेथ टू हाइपर वेंटिलेट, ये अच्छा क्वेश्चन आंसर लगा, क्योंकि जब भी पेशेंट का ICP इंक्रीज हो जाता है तो हमारा ब्रेडिप्निया ब्रेडिकार्डिया कंडीशन हो जाती है, रिड्यूस द पल्स प्रेशर, वाइडेंड पल्स प्रेशर हो जाएगा, इस और इंक्रीज द सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम एयरवे को मेंटेन करेंगे, हाइपर वेंटिलेट टू द पेशेंट, हाइपर वेंटिलेट करेंगे पेशेंट को, सो दैट कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2, ICP हमारा कैसे बढ़ता है, ICP हमारा इस वजह से बढ़ता है क्योंकि हमारे जो ब्रेन के रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे जो होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पे मेंटेन करते हैं। जैसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 हमारा इंक्रीज होता है, जिससे क्या होता है, हमारा पार्शियल प्रेशर CO2 इंक्रीज होगा तो पेशेंट का ICP बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ICP जो हो रहा है हमारा 5 से 15 तक होता है, और अगर 22 अगर हो गया यानी कि ICP बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करेंगे सो दैट कि ऑक्सीजन लेवल और CO2 लेवल का मेंटेनेंस हो, और जिसकी वजह से क्या हो, CO2 का लेवल मेंटेन होने के बाद ICP खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन इट विल बी द राइट आंसर। स्टॉप द फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप करने का कोई मतलब नहीं है। देखो फ्लूइड चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फ्लूइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉप नहीं करना। जब भी ऐसी कंडीशन हो जाती है, इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट आया है तो फ्लूइड को कभी स्टॉप नहीं करना, फ्लूइड को चलते रहने देना। जबकि हम ये कहते हैं कि जब भी इमरजेंसी कंडीशन में आया तो फ्लूइड करना है, एयरवे कंटिन्यू करना है, सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, सर्कुलेशन हमारा फ्लूइड से ही कंटिन्यू होगा, सर्कुलेशन हमारा फ्लूइड से वो मेंटेन होगा, तो हमें फ्लूइड को रश करना, जैसे रिंगर लैक्टेट हो गया अगर इमरजेंसी कंडीशन में हो गया, RL चला देंगे हम, RL फास्ट कर देंगे, NS अगर पेशेंट का BP कम हो रहा है तो हम NS को फास्ट कर देंगे। तो ये 2 फ्लूइड जो होते हैं मोस्ट प्रायोरिटाइज्ड फ्लूइड होते हैं जो हम फ्लूइड सर्कुलेट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले भी हम सबसे पहले पेशेंट का एयरवे चेक करेंगे, क्योंकि जब भी ICP इंक्रीज होता है तो उसमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 इंक्रीज हो जाता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2 इंक्रीज को मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करेंगे, और जब भी हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं, ऑक्सीजन एंड CO2 लेवल को मेंटेन करेंगे, तो दैट विल बी द राइट आंसर, दैट वुड बी द राइट आंसर ऑफ द ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अब बोल रखा है द क्वेश्चन इज इफ अ क्लाइंट शोज नो ऑब्जर्वेबल साइन एंड सिम्टम्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई देन द क्लाइंट इज ऑन द स्टेट। देखो कोई नो ऑब्जर्वेबल साइन एंड सिम्टम्स नहीं है एक्सटर्नल स्टिमुलस, देन द क्लाइंट इज ऑन द स्टेट ऑफ। देखो पेशेंट को हम कोई भी पेशेंट को एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि पेशेंट को धक्का दे रहे हैं, पेशेंट को बोल रहे हैं उठो उठो उठो, तभी भी पेशेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, दैट विल लेथार्जिक कंडीशन बोलेंगे, कंफ्यूज कंडीशन बोलेंगे, या फिर हम कोमाटोज पेशेंट बोलेंगे, सेमी कॉन्शियस पेशेंट बोलेंगे। देखो सेमी कॉन्शियस तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेथार्जिक कंडीशन का मतलब पेशेंट थका हुआ है लेकिन पेशेंट एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है पेशेंट, अगर हम
एक्सटर्नल स्टिमुलाई दे भी रहे हैं लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग, लेकिन इसमें हम लेथार्जी नहीं हो सकता, लेथार्जी में पेशेंट रिस्पॉन्स करता है, कंफ्यूज होगा तो भी पेशेंट को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। कोमाटोज पेशेंट, इस कोमाटोज कंडीशन जो होगी इसमें पेशेंट क्या होगा, अगर पेशेंट को एक्सटर्नल स्टिमुलस दिया जा रहा है लेकिन पेशेंट कोरिस्पॉन्डेंट नहीं होगा इसमें, इन केस ऑफ द कोमाटोज पेशेंट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट हु इज ऑन द स्टेट ऑफ द ड्राउजी, अगर ड्राउजी कंडीशन में नीड द सर्टेन वर्बल एंड द टच स्टिमुलेशन टू इनिशिएट द रिस्पॉन्स एंड दिस इंडिकेट दैट द क्लाइंट इज इन द स्टेट ऑफ द, अब बोल रखा है जैसे पेशेंट ड्राउजी है, ड्राउजी है का मतलब पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो रहा है, ठीक है, ड्राउजी है, नीड द सर्टेन वर्बल एंड द टच स्टिमुलेशन टू इनिशिएट द रिस्पॉन्स। अब हमने वर्बल कम्युनिकेशन किया उसे और हमने इनिशिएट करा, हमने टच स्टिमुलेशन इनिशिएट कर, लेकिन तो दैट विल बी द स्टेट ऑफ लेथार्जिक कंडीशन, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, लेथार्जिक स्टेट कहेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है नॉर्मल रेंज ऑफ द आईसीपी। सबसे पहले मैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर की नॉर्मल रेंज बताना चाहूँगी, जो नॉर्मल रेंज ऑफ द आईसीपी जो होती है ऑप्शन में दे रखा है, क्वेश्चन है ये, ठीक है, 0.50 से 5 तक होगी, या फिर 5 से 10 होगी, या 5 से 15 होगी, या फिर हमारी 15 से 20 होगी। जो नॉर्मल आईसीपी की जो रेंज होती है वो 5 से 15 तक होती है। एंड देन द नॉर्मल रेंज ऑफ द सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज जो होती है, नॉर्मल रेंज जो होती है इन केस ऑफ सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज होती है 60 to 140 तक होती है। अगर हम नॉर्मल बात करें, जो नॉर्मल सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर 10 to 35 एमएफएचजी होगा, या फिर 40 to 80 एमएफएचजी होगा, या 50 से 100 तक होगा, या 60 से 140 एमएफएचजी होगा। तो इसमें नॉर्मल सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर जो वैल्यू रेंज जो होती है इसकी हमारी 60 to 140 एमएफएचजी होती है, नॉर्मल सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। और सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू जो होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस आईसीपी होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस आईसीपी। जैसे इसमें फॉर्मुला भी दे सकते हैं, इसमें ना नॉर्सेट 5 में शायद ये क्वेश्चन आया था कि जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होती है, फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन से तुम्हें आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करना था सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, एक मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम कि सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कैसे सॉल्व करना है। अगर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर आपको सॉल्व करने के लिए मैं बताना चाहूँगी, एक क्वेश्चन है व्हाट इज द सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर इफ cerebral tissue perfusion pressure if the blood pressure is 90/60 and the ICP is 18, ठीक है, इसमें ICP बढ़ा हुआ है, 5 से 15 तक होता है, 15 से अबव है तो दैट विल बी द आईसीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करेंगे, इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन तो ये हो जाएगी। अब हमें निकालना है सेरेब्रल टिश्यू परफ्यूजन प्रेशर निकालना है हमें। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालेंगे। मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, अपॉन में 3 होता है, टोटल में 3 होता है, ठीक है। पहले हम निकालेंगे मीन आर्टेरियल प्रेशर, इससे हमारा जो निकल जाएगा मीन आर्टेरियल प्रेशर 70 निकल जाएगा। एंड देन सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज इक्वल टू, फिर सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर 70 माइनस 18 कर देंगे क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर हमारा 18 दे रखा है, तब हमारा निकल जाएगा सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज 52 एमएफएचजी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप एक बार सॉल्व करना खुद से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। जब भी आपको सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर निकालना है तो इसका फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, मीन आर्टेरियल प्रेशर माइनस आईसीपी होता है, ठीक है। और मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन में 1/3 इंटू में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 इंटू में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये होता है हमारा क्या, मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हमारा क्वेश्चन है रेज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट नहीं फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स, क्वेश्चन ये वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स जो होते हैं हमारे, एक तो हेपेटो एनकेफेलोपैथी में होते हैं, हेपेटो एनकेफेलोपैथी में होता है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में होता है, यूरेमिक सिंड्रोम में होता है, या फिर क्रॉनिक रेनल फेलियर में होता है। देखो फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर जो होता है तीनों कंडीशन में देखने को मिलता है। फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स को हम एस्टेरिक्सिस भी बोलते हैं, और ये कंडीशन जो होती है सबसे मोस्ट कॉमनली हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में देखने को मिलेगी आपको, लेकिन इस वाली कंडीशन में क्रॉनिक रेनल फेलियर्स और यूरेमिक सिंड्रोम्स में भी देखने को मिलती है, ठीक है। हेपेटिक in the uremic syndrome which is major cause of the flapping hand tremors. It can be seen any metabolic encephalopathy, जो भी metabolic encephalopathy यानी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम जहाँ पर भी देखने को मिलती है वहाँ पर ये कंडीशन हमेशा शो होती है, ठीक है। अब बोल रखा है अगर पेशेंट का सिम्टम्स ऑफ इंक्रीजिंग, हम देखो हमने पढ़ा है कि आईसीपी से कुशिंग ट्रायड्स आपको ध्यान में रखना है। कुशिंग ट्रायड्स में क्या होता है, कुशिंग ट्रायड्स में हमारे 3 सिम्टम्स में देखने को होता है, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ब्रेडिपनिया कंडीशन और ब्रेडिकार्डिया कंडीशन देखने को मिलती है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब वाइड एंड प्लस पल्स प्रेशर हो रहा है, तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ कुशिंग ट्रायड। ट्रायड का मतलब 3 सिम्टम्स आपके होंगे उस वाली कंडीशन में। अब बोल रखा है द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ इंक्रीजिंग द इंट्राक्रैनियल प्रेशर दैट शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। वो कौन कौन से हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कौन सा होना चाहिए। क्वेश्चन है कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल हो, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल तो ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल से मतलब नहीं है। डायलेटेड प्यूपिल होगी तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, ठीक है। और या फिर हमारा टेकिकार्डिया कंडीशन है वो तो नहीं होता।
नैरोइंग पल्स प्रेशर, नैरोइंग पल्स आईसीपी जब भी हमारा इंक्रीज होता है तो एक तो हमारा क्या होता है वाइडेंड पल्स प्रेशर होता है, इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया नहीं होता, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन, और लास्ट ऑप्शन है ब्रेडिप्निया कंडीशन। ब्रेडिप्निया कंडीशन विड बी द, अगर हमारा इंक्रीज आईसीपी इंक्रीज हो जाता है तो हम ब्रेडिप्निया कंडीशन होगी, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट हम डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, कि ब्रेडिप्निया कंडीशन हो रही है। अब बोल रखा है इंक्रीज द आईसीपी शोन बाय मियोसिस, रिडक्शन इन द जीसीएस, टेकिकार्डिया एंड द सिस्टमिक हाइपोटेंशन। सिस्टमिक हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन अगर हमारा पेशेंट वाइडेंड पल्स प्रेशर है तब होता है, इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तब होता है, ये नहीं होगा। टेकिकार्डिया कंडीशन में आईसीपी बढ़ता नहीं है, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन में होता है। रिडक्शन इन द जीसीएस का मतलब कोमाटोज पेशेंट में होगा, कोमाटोज पेशेंट अगर होगा, न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है तो उसमें हमारा आईसीपी इंक्रीज होता है, तो आंसर वुड बी द सेकेंड आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूंगी मैं। इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज रिलेटेड टू, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज रिलेटेड टू द हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया, नहीं होगा। हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया ये ठीक लग रहा है, हाइपरटेंशन एंड टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया नहीं होता है, हाइपोटेंशन तो नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। तो हमें पता है कि आईसीपी जब भी होता है तो इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारा हाइपरटेंशन कंडीशन होगी, ब्रेडिकार्डिया कंडीशन होगी, ब्रेडिप्निया कंडीशन होगी। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन ट्रायड कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन ट्रायड में क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे, मैंने आईसीपी से डिस्कस करे, इंट्राक्रेनियल प्रेशर से, और मैंने आपको ये बात बताया कि ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के क्वेश्चन को डिस्कस करें, और आईसीपी को कैसे सॉल्व करते हैं, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे। और आपको भी अपने न्यूरोलॉजिकल के नर्वस सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करने हैं। एक क्लास और दूंगी मैं नर्वस सिस्टम की, क्योंकि नर्वस सिस्टम के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट डिस्कस करने लायक है, और डिस्कस जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। थैंक यू फॉर लिसनिंग। में अगर कोई भी डाउट आता है आपको तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो आई विल हेल्प यू रिगार्डिंग द क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।